हाँ जी विवेक, प्रणाम प्रणाम। दीपू, क्या हाल है? चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम खत्म करेंगे इसको। आज खत्म करते हैं इनको। चलो, हमने क्या क्या पढ़ा था बताइए डिविडेंड पॉलिसी में। आशीष, क्या हाल है? बड़े दिनों के बाद आपकी दर्शन हो रही है आशीष। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड पॉलिसी में हमने आपको स्टडी किया था कि व्हाट इज द डिविडेंड पॉलिसी। दूसरा हमने स्टडी किया था कि डिविडेंड पॉलिसी की वाल्टर्स मॉडल क्या होता है, गॉर्डन्स मॉडल क्या होता है, मोदी-गिलानी मिलर मॉडल क्या होता है। आज हम रेजिडुअल मॉडल स्टडी करेंगे और रेजिडुअल मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। और उसके बाद लिंटनर्स मॉडल है और आपको ग्राहम्स मॉडल है, वो सब क्वेश्चन पूछता नहीं है। और एक आप सिक्योरिटी वैल्यूएशन का क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, हमने लास्ट क्लास में मोदी-गिलानी मिलर मॉडल कहा था। मोदी-गिलानी में क्या कहा था भाई? चाहे डिविडेंड पेमेंट करो चाहे डिविडेंड पेमेंट नहीं करो, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म हमेशा क्या होता है? सेम होता है। अब उसके लिए मार्केट प्राइस आपको ये निकालनी थी, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स था। वो स्टेप आपको मैंने याद दिलाया था। सबसे पहले मैंने क्या क्या स्टेप क्वेश्चन में मैंने बताया था आप लोगों को। सबसे पहले हम मार्केट प्राइस पर शेयर निकालते हैं, उसके बाद टोटल एग्जिस्टिंग शेयर करंट मार्केट प्राइस, ये तो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में। और टोटल इनकम 10 लाख है, डिविडेंड पेड, ये स्टेप आपको माइंड में रखना पड़ेगा। डिविडेंड पेड ₹6 लाख, रिटर्न अर्निंग 4 लाख 10 लाख, न्यू इन्वेस्टमेंट 20 लाख 20 लाख। तो आपको 4 लाख आपके पास है, न्यू इन्वेस्टमेंट आपको 20 लाख की चाहिए, तो आप एडिशनल कैपिटल कितना उठाओगे हरप्रीत? 16 लाख। और यहाँ पे 10 रिटर्न अर्निंग 10 लाख है, 20 लाख आपको नई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो 10 लाख रुपीज़ आप नए रेज करोगे। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, जो भी पैसा हम रेज करेंगे वो मार्केट प्राइस पर शेयर पर रेज करेंगे। तो जो मार्केट प्राइस पर शेयर है उसके बेसिस पे हम रेज करेंगे। कौन सी स्लाइड? अच्छे, ये वाला स्लाइड मैं दोनों एक ही बार शेयर कर दूंगा। ये 16 लाख है, 10 लाख है, 104 110 एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, वैल्यू ऑफ द फॉर्म। इस तरह हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना? हाँ जी, कंगना मिश्रा प्रणाम, निखिल गुड इवनिंग, प्रिया आपने स्लाइड नहीं शेयर किया, मैं शेयर कर दूंगा बेटा, एक्चुअली किसी कारण से नहीं किया होगा। चलिए, आज मैं आपको रेजिडुअल डिविडेंड थ्योरी हम स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिएगा, रेजिडुअल डिविडेंड थ्योरी, डिविडेंड थ्योरी सुनिए। रेजिडुअल डिविडेंड थ्योरी क्या कहता है कि डिविडेंड अगर कोई कंपनी पे करती है तो वह कंपनी तभी पेमेंट करती है जब उसके पास सरप्लस इनकम है और इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है। वह क्या कहते हैं कि अगर जब तक आपके पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है तब तक आप डिविडेंड की पेमेंट नहीं करो। इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
आपको इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो रिटर्न आ रहा है दैट शुड बी हायर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट शुड बी हायर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मस्ट बी हायर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जब आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हायर होगा किससे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो आपका इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है। जब तक आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाई है तब तक आप इन्वेस्टमेंट करो। यदि पैसे की शॉर्टेज है, न्यू एडिशनल कैपिटल उठाओ मार्केट से, न्यू एडिशनल कैपिटल उठाओ, लेकिन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी को क्या करो आप, एक्सेप्ट करो। ठीक है, दिस है रेजिडुअल डिविडेंड पॉलिसी। तो आपको रेजिडुअल्स आप क्या कहते हैं, कंपनी शुड नॉट थिंक फॉर डिविडेंड, इट शुड ऑलवेज search for investment opportunity, investment opportunity, investment opportunity means investment opportunity means return of investment must be higher than cost of capital, must be higher than cost of capital। उन्होंने कहा if there is investment opportunity but no surplus capital, no capital, in this case additional capital should be raised as per debt equity ratio, as per debt equity रेशियो। अगर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, आपके पास कैपिटल नहीं है, तो आप एडिशनल कैपिटल उठाइए। अब जैसे क्वेश्चन में वेल डिफाइंड है डेब्ट इक्विटी रेशियो, उसके रेशियो में डिविडेंड पेड ओनली, अगर सरप्लस इनकम है, अर्निंग है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है, डिविडेंड इज पेड ओनली, if there is investment opportunity but no, if dividend is paid only, if there is investment opportunity, there is no investment opportunity and but surplus income, डिविडेंड को तभी पेमेंट करेंगे जब आपके पास सरप्लस इनकम हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी ना हो। ठीक है ना, तो
तो ये हमेशा इन्वेस्टमेंट के बारे में आपसे बोलता रहता है, इन्वेस्टमेंट के लिए सोचता रहता है, इन्वेस्टमेंट के लिए बताता है। क्लियर है ना? दैट इज द डिविडेंड पॉलिसी। ये क्वेश्चन कुछ और था। चलिए, जैसे ये वाली क्वेश्चन है, ये वाली क्वेश्चन देखते हैं बेटा। ये वाला क्वेश्चन ठीक है ओम, कोई बात नहीं बेटा, कंटिन्यू करो। मुझे मेरी जो आपकी क्लासेज है लाइक जरूर कर देना बेटा आप लोग, और जो सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना, लाइक जरूर करना। जितने बच्चे क्लास में रहते हैं उतने भी लाइक नहीं आता है। सुनिएगा, एम कारपोरेशन, ये कंपनी, इस क्वेश्चन को देखिएगा। एम कारपोरेशन इज कंसिडरिंग 4 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, 4 इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है। रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट आउटले आर एक्सपेक्टेड रेट्स ऑफ रिटर्न ऑन दिस इन्वेस्टमेंट आर बिलो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कितनी है? 14% है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% है, 14% है, 14% है, 14% है। द इन्वेस्टमेंट आर टू बी फाइनेंस 40% डेप्ट और 60% इक्विटी। डेप्ट से पैसा कितना उठानी है बेटा? 40%, और इक्विटी से पैसा कितनी उठानी है? आपका 60%। इंटरनल जनरेटेड फंड्स 7,50,000। आपके पास रिटेन अर्निंग कितनी है? ये वाला रुपया जो है आपके पास रिटेन अर्निंग है, दिस योर रिटेन अर्निंग अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। व्हाट इन्वेस्टमेंट शुड बी एक्सेप्टेड, क्या कितना कौन कौन से इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू रेजिडुअल डिविडेंड थ्योरी, एंड व्हाट अमाउंट शुड बी पेड एज अ डिविडेंड। रेजिडुअल डिविडेंड थ्योरी को लिया जाए तो कौन से इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करेंगे और कितना पैसा डिविडेंड पेमेंट करेंगे, क्वेश्चन ये है। आप बताइए, विवेक, निखिल, ओम, प्रिया, कंगना, हरप्रीत, बताओ। ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास है 14%, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे पास 14% है, 14%। हमारी IRR रेट है 17.50, 15.72, 14.25, 16.65। आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की मैंने क्या बोला था? इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब मैंने कहा था कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आप बताओ, हम इसमें कौन कौन सी प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट करोगे? बताइए बेटा, इसमें कौन कौन सी प्रोजेक्ट को इन्वेस्ट करोगे? क्या ए को इन्वेस्ट करोगे? ए का इंटरनल रिटर्न कितनी है? 17.50%, कॉस्ट 14 है, तो ये इतना है। तो एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे इसमें? इन्वेस्टमेंट हम क्या करोगे? इसको एक्सेप्ट करोगे। यहाँ पे रिटर्न आपकी 15.72% है, यहाँ पे 14% है। बताइए एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे? इसको भी एक्सेप्ट करोगे। यहाँ पे 14.25 है, यहाँ पे कॉस्ट आपकी 14% है, तो ये भी ज़्यादा है, ये भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी हम एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे हमारी रिटर्न 11.65 है और आपकी ये 14% है, कॉस्ट बड़ा है, नॉट एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड। हाँ जी, बताइए वाला पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बताइए। हाँ जी, निखिल, अब बताओ। विवेक, ओम, प्रिया, कंगना, हरप्रीत, बताइए। मैंने कहा कि भाई ए को एक्सेप्ट करोगे, फोर्थ को रिजेक्ट करोगे, बी डी को रिजेक्ट करोगे, इसको एक्सेप्ट करोगे, इसको एक्सेप्ट करोगे, इसको एक्सेप्ट करोगे। भाई ए बी सी को क्यों आप एक्सेप्ट करोगे? ये आपके तीनों को एक्सेप्ट करेंगे और इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमारी जो रिटर्न है वो रिटर्न जो है वो किससे ज़्यादा है? बताइएगा आप। हमारी जो इंटरनल रिटर्न है वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से एक्सेस है, इसीलिए हम क्या करेंगे? ये तीनों को एक्सेप्ट करेंगे। अब बाकी को हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है ना बेटा? उन्होंने कहा कि भाई कितना डिविडेंड पेमेंट करोगे आप, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल कितना चाहिए वो निकालेंगे। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? प्रोजेक्ट या इन्वेस्टमेंट
लिखिएगा यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम बताइए। हम लिखेंगे इन्वेस्टमेंट ए, बी एंड सी आर सेलेक्टेड फॉर इन्वेस्टमेंट because these investment has return higher than cost of capital, रिटर्न हायर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब आपको देखिएगा स्टेप फर्स्ट में हम क्या करते हैं, सुनिएगा। स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। भाई टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए टोटल कैपिटल कितना चाहिए, हम क्या लिखेंगे, कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट ए, फॉर इन्वेस्टमेंट बी, कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट सी। आप बताइए कितनी कितनी कैपिटल चाहिए। अभय सिंह, अभी सिंह कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। 2,75,000, 3,25,000, 5,50,000। तो 2,75,000, 3,25,000, 5,50,000। आप बताइए टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड, टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड बताइए कितना चाहिए। 2,75,000, 3,25,000, 5,50,000। आपको टोटल कैपिटल 11,50,000 चाहिए। आपको टोटल कैपिटल कितना चाहिए बेटा, 11,50,000 रुपये चाहिए। हाँ जी, क्लियर हो गई नहीं। टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल कितना चाहिए, 11,50,000 चाहिए। हाँ जी, अभी विवेक, निखिल, प्रिया, हरप्रीत, दीपू, कंगना, बताओ बेटा, ये समझ आ गया। टोटल कैपिटल आपको कितना चाहिए, 11,50,000 रुपये चाहिए। इसमें आपको जो 11,50,000 रुपये चाहिए उसमें डेप्ट से कैपिटल कितना लाएंगे आप, 40% और 60% इक्विटी से पैसा लाएंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड हमारे पास कितनी है, टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड रुपीज 11,50,000। अब बताइए कैपिटल फ्रॉम डेप्ट, डेप्ट से पैसा कितनी चाहिए, 40% ऑफ रुपीज 11,50,000। तो बताओ 40% अभी, और हरप्रीत बताओ 40%, 11,50,000 का 40% आपको रुपीज हो जाएगा 4,60,000। कैपिटल फ्रॉम इक्विटी, इक्विटी से पैसा कितना चाहिए बताइए, 60% ऑफ रुपीज 11,50,000। ये 60% चाहिए, तो 11 लाख से इसका 60%, ये रुपीज आपके पास 6,90,000 रुपीज हो जाएगा। 6,90,000 इक्विटी से हो जाएगा और 4,60,000 हमारे पास किससे हो जाएगा बेटा, आपको डेप्ट हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं। अभी सिंह, हरप्रीत, दीपू, विवेक,
ओम, हाँ जी, ये समझ आ गया। इक्विटी से आपके पास इतना हो गया। अब सुनिए 6,90,000 यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन को समझिए, उन्होंने क्या कहा, प्लीज समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन 6,90,000 ये पैसा है इनके पास, ये 6,90,000। अब प्लीज समझिए, उन्होंने कहा कि भाई कितना पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दोगे आप, कितना पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दोगे। अब सुनो, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे इक्विटी का रिटर्न अर्निंग कितनी है, 7,50,000। इक्विटी के लिए पैसा कितना है, 7,50,000 कमाई हुई पैसा है। 7,50,000 में 6,90,000 आप उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो एक्सेस पैसा जो होगा, मैंने क्या कहा था, जब इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी नहीं हो और अर्निंग आपके पास एक्सेस हो, उसमें हम क्या करेंगे, डिविडेंड देंगे। उसमें हम क्या करेंगे, डिविडेंड देंगे। तो 7,50,000, प्लीज आप लोग समझिए, यहाँ पे 6,90,000 है। अब वहां पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। आप डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर, डिविडेंड पे टू द शेयर होल्डर, रिटेन्ड अर्निंग कितनी है उनके पास, ₹7,50,000। कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इक्विटी, इक्विटी से कितना पैसा चाहिए, 6,90,000। ये रिटर्न अर्निंग होता है, इक्विटी का होता है। ये रिटर्न अर्निंग है, किसका पैसा है बेटा, इक्विटी का पैसा है। ये रिटर्न अर्निंग किसका पैसा है, इक्विटी का पैसा है। अब आपको बाकी जो पैसा होगा हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाकी जो पैसा होगा हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर, डिविडेंड पेड टू द शेयर होल्डर। अब बताइएगा 7,50,000 हमारे पास था माइनस 6,90,000, तो डिविडेंड कितना पेमेंट करेंगे, यहाँ पे 60,000 डिविडेंड पेमेंट करेंगे। हाँ जी बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 60,000 डिविडेंड पेमेंट करेंगे। अभी दीपो, हरप्रीत, अभी आप डेली क्लास आया करो बेटा, सुबह में क्लास आया करो। सुबह भी क्लास में होती है मेरी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अभी हो रही है, डिसीजन मेकिंग टूल्स, मार्जिनल कॉस्टिंग की 3 क्लासेस कंप्लीट हो गई है। तो ये 60,000 रुपीज है, तो 60,000 डिविडेंड पेमेंट करेंगे। बताइए ये वाली चीजें आप लोग को समझ आया कि नहीं आया, 60,000 रुपीज डिविडेंड पेमेंट करेंगे। हाँ जी क्लियर समझ आया कि नहीं, हाँ जी क्लियर समझ, कंगना समझ आया, ओम एकदम अच्छे से समझ आ गया, प्रिया बताइए, विवेक, इसमें दिलीप आता है कि नहीं, दिलीप आज है कि नहीं क्लास में। 60,000 डिविडेंड पेमेंट करेंगे, क्लियर हो गया, 60,000 रुपीज डिविडेंड की पेमेंट करेंगे। ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया बेटा, 60,000 डिविडेंड पेमेंट करेंगे, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया, 60,000 डिविडेंड पेमेंट करेंगे। अब क्वेश्चन में पहली क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गई। अब सुनिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, बी पार्ट, हाउ वुड योर आंसर बी चेंज इफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको 10% है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिजिडुअल मॉडल, अभी मैं भेज दूंगा आपको स्लाइड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर बेटा उन्होंने कहा कि भाई कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको 10% है, 10% है,
10% है, यहाँ पे 10% है, तो क्या करोगे आप? तो भाई यहाँ पे भी ये ग्रेटर है, यहाँ पे भी ग्रेटर है, यहाँ पे भी ग्रेटर है, यहाँ पे भी ग्रेटर है, तो हम इन्वेस्टमेंट हमारे पास किस किस की होगी? इसको भी सिलेक्ट करोगे, इसको भी सिलेक्ट करोगे, इसको भी सिलेक्ट करोगे, इसको भी सिलेक्ट करोगे, सारे इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? प्लीज़ बताइए। हमारी यदि कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है तो क्या चारों की चारों इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करोगे कि नहीं करोगे? क्या आप चारों की चारों इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे बेटा? बताइए आप चारों की चारों को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं? क्योंकि चारों इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न की जो परसेंटेज है वो आपको एक्सेस है। चारों इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न की जो परसेंटेज है वो आपकी एक्सेस है, तो आपको चारों को एक्सेप्ट करोगे ना? हाँ जी, क्लियर हो गया? चारों को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे आप? बताइए। अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है तो आप ए बी सी डी चारों को एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे? हाँ जी, चारों को एक्सेप्ट करोगे ना बेटा? एक्सेप्ट करेंगे। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे बी पार्ट का आंसर ऑफ बी पार्ट देखिएगा। इफ cost of capital is 10%, then all four investment should be accepted because return of all four security or for in all investment is higher than cost of capital. All four investment is higher than cost of capital. अब देखिएगा, इसमें निकालना पड़ेगा टोटल कैपिटल कितना चाहिए। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। भाई कैलकुलेशन ऑफ टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट, टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट। अब सुनिएगा, टोटल कैपिटल कितना चाहिए? तो कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट ए, फॉर इन्वेस्टमेंट बी, फॉर इन्वेस्टमेंट सी, इन्वेस्टमेंट डी। तो भाई आपका टोटल इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल कितना चाहिए? उन्होंने आपसे दिया हुआ है 2,75,000, 3,25,000, 5,50,000, 4 लाख। 2,75,000, 3,25,000, 5,50,000 और आपको 4 लाख। तो आपका टोटल कैपिटल कितना होगा? आपका टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड, आप बताइए। टोटल कैपिटल रिक्वायर्ड 2,75,000, 3,25,000, 5,50,000, 4 लाख। तो ये हो जाएगा 15,50,000, 15,50,000। अब आपको 15,50,000 में डेप्ट आपकी 40% है और इक्विटी आपका 60% है। डेप्ट आपकी 40% है और इक्विटी आपके पास कितनी कैपिटल है बेटा? 60% है। तो डेप्ट आपकी 40%,
और इक्विटी आपका 60%, ये आपका पास कैपिटल हो गया। तो कैपिटल फ्रॉम इक्विटी डेप्ट कितना होगा? कैपिटल फ्रॉम डेप्ट 40% ऑफ ₹15,50,000, ये रुपीज कितना हो जाएगा? 6,20,000। ये आपका डेप्ट से पैसा हो जाएगा 6,20,000। कैपिटल फ्रॉम इक्विटी 60% ऑफ ₹15,50,000, 15,50,000। तो ये आपको 0.6 9,30,000, ये 9,30,000। हाँ जी, आप बताइए ये समझ आया कि नहीं आया आप लोग को? कैपिटल फ्रॉम इक्विटी कितना आएगा, कैपिटल फ्रॉम डेप्ट कितना होगा, ये समझ आया कि नहीं आया बेटा? आप रेस्पॉन्स करो, बताओ। 6 लाख, ये चीजें समझ आई कि नहीं आई आप लोग को? ये चीजें समझ आई कि नहीं आई आप लोग को? 6,20,000, 9,30,000, 6,20,000, 9,30,000। हाँ जी, ये वाली पॉइंट आप लोग को समझ आया कि नहीं? 6,20,000 और 9,30,000, ये समझ आ गया? अब सुनिए, एकदम अच्छे से समझ आ गई बेटा? अब सुनना है आप, यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोली गई है कि उनके पास रिटेन अर्निंग पहले से कमा के बचाई हुई पैसा कितनी है? पहले से कमा के बचाई हुई पैसा 7,50,000 है। पहले से कमा के बचाई हुई पैसा कितनी है? 7,50,000। पहले से कमा के बचाई हुई पैसा कितनी है? 7,50,000। तो पहले से कमा के 7,50,000 बचाई हुई है। तो आप बताइए यहाँ पे आपके पास कितनी पैसा इन्वेस्टमेंट करनी है? 9,30,000। रिटर्न अर्निंग हमारे पास 7,50,000 है। तो भाई हमारे पास रिटर्न अर्निंग कितनी है? अब सीखिएगा, कैपिटल रिक्वायर्ड फ्रॉम इक्विटी, इक्विटी से 9,30,000, अवेलेबल रिटर्न अर्निंग कितनी है? रिटेंड अर्निंग 7,50,000 है। फ्रेश इक्विटी कैपिटल रिक्वायर्ड टू रेज, कैपिटल रिक्वायर्ड टू रेज, फ्रेश इक्विटी कैपिटल कितना चाहिए प्लीज बताइए? 9,30,000 माइनस 7,50,000, ₹1,80,000 और भी आपको इक्विटी की कैपिटल चाहिए। ये पैसा आप नहीं इशू करेंगे, ये पैसा और भी आपको इशू करना पड़ेगा। हाँ जी बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? फ्रेश इक्विटी कैपिटल आपको कितना चाहिए? 1,80,000 और भी पैसा चाहिए। अब मुझे विश्वास है कि आप लोग को समझ आ गया होगा ये वाला टॉपिक। रिजिडल मॉडल समझ आया कि नहीं? हाँ जी आशीष, ओम, निखिल, दीपू, हाँ जी बताइए, प्रिया, कंगना, आप लोग बताइए बेटा प्लीज, ये समझ आया कि नहीं? 1,80,000 एडिशनल इक्विटी कैपिटल आपको चाहिए। 1,80,000 एडिशनल इक्विटी कैपिटल आपको चाहिए। हाँ जी क्लियर हो गया बेटा? हाँ हरप्रीत, बहुत अच्छा बेटा, आप लोग बहुत अच्छा समझ रहे हैं। हाँ जी विवेक, ओम, निखिल, दीपू, प्रिया, कंगना, बताइए 1,80,000 हम एडिशनल इक्विटी रेज करेंगे। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन था
जब हम डिविडेंड पेमेंट करेंगे वो वाली कंडीशन भी है, और जब हम फ्रेश इक्विटी कैपिटल रेज करेंगे वो भी कंडीशन है। तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को कर लेना है आप लोग, ठीक है बेटा। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम आपको एक टॉपिक हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। वो टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उस टॉपिक पे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक पे पहले डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, सुनिएगा। ये वाला टॉपिक है सिक्योरिटी वैल्यूएशन। ये जो टॉपिक है वो है सिक्योरिटी वैल्यूएशन। यहाँ शेयर वैल्यूएशन, शेयर की मार्केट प्राइस क्या होगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, so that investor will recover his initial investment as well as desired return. Value of equity share, it is said to be market प्राइस ऑफ इक्विटी। इसको हम क्या कहते हैं, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी कहा जाता है। तो 3 कंडीशन होता है निकालने का। देयर आर 3 वे, देयर आर 3 वे टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी। इक्विटी की वैल्यू निकालने के लिए 3 तरीके हैं, 3 तरीके हैं। अब वो तीनों तरीका को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका। when there is a constant earning per share, when there is constant ईपीएस रख लो या डीपीएस रख, कांस्टेंट ईपीएस। दूसरी केसेस क्या होता है, व्हेन देयर इज कांस्टेंट ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट। अब बताइए, when there is variable growth rate, जब कांस्टेंट ग्रोथ होगा तो कैसे निकालेंगे, जब आपकी कांस्टेंट आपकी वेरिएबल ग्रोथ होगा तो कैसे निकालेंगे, कांस्टेंट ईपीएस होगा तो कैसे निकालेंगे। ये 3 तरीके से वैल्यू निकालते हैं, और तीनों तरीका को मैं आप लोग को समझाऊंगा अभी, और उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप लोग को मैं क्या बताने जा रहा हूँ, सिक्योरिटी की वैल्यूएशन कैसे निकाली जाती है, इक्विटी की मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे निकाली जाती है। तो उसको निकालने का 3 तरीका होता है। एक क्या होता है, जब आपकी कांस्टेंट ईपीएस हो, जब आपकी कांस्टेंट ग्रोथ हो, जब आपकी वेरिएबल ग्रोथ हो। ये तीनों तरीके से वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाला जाता है, तीनों तरीके से वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाला जाता है। अब सोचिएगा, सबसे पहला है, आपको मैं बता रहा हूं, कांस्टेंट ईपीएस और डीपीएस। कांस्टेंट ईपीएस हो या डीपीएस हो। अब सुनिएगा, मान लो कि यहाँ पे कोई इक्विटी शेयर आपको इन्वेस्ट करना चाह रहा है, यहाँ पे आज जो 0 मार्केट प्राइस है, तो ये मार्केट प्राइस इन्वेस्ट कर रहा है। ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद कंपनी का ईपीएस ये है, ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद कंपनी का ईपीएस ये है,
ये इन्वेस्टमेंट का कंपनी का ईपीएस ये है, ये इन्वेस्टमेंट के बाद कंपनी का ईपीएस ये है, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी का ईपीएस ये है, ये डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी गया, ये डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी गया। इन्फिनिटी पीरियड तक सेम आपकी अर्निंग पर शेयर है, सेम आपकी सेम ईपीएस है, सेम अर्निंग पर शेयर है। तो यहाँ पे अगर सेम ईपीएस है तो ये मार्केट प्राइस पर शेयर एट द रेट ऑफ, किसी ना किसी रेट से जो इन्वेस्टर परचेज करेगा शेयर को, वो किसी ना किसी रेट से तो कमाना चाहेगा ना। तो जिस रेट से इक्विटी शेयर कमाना चाहेगा उस रेट से कंपनी उसको रिटर्न देगी, तभी तो कंपनी में रहेगा वो, तभी तो कंपनी में इन्वेस्ट करेगा। भाई आप इन्वेस्टर्स हैं, आप किसी ना किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, किसी ना किसी कंपनी का इक्विटी शेयर आप परचेज करने जा रहे हैं, तो आपका कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड रिटर्न तो होगा ना। तो आपकी रिक्वायर्ड रिटर्न एज अ कंपनी मैं आपको मीट नहीं करूंगा तो आप तो शेयर को नहीं रहने दीजिएगा ना उसमें। तो यू हैव टू रिकवर योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज वेल एज डिजायर रिटर्न। तो मैं आपको कहता हूं आपकी रिटर्न, आप इक्विटी शेयर होल्डर है, आपकी रिटर्न, मैं कंपनी हूं, मुझे देना पड़ेगा। तो फॉर मी इट इज अ कॉस्ट, फॉर यू इट इज अ रिटर्न। कंपनी के लिए कॉस्ट होता है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए क्या होता है, रिटर्न होता है। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उसको एट द रेट ऑफ कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इक्वल टू के। उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज द के। तो इसकी मेन कंसेप्ट क्या है, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, 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 फिर बाद में इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, इन्फिनिटी पीरियड तक का प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू फॉर इन्फिनिटी पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू फॉर इन्फिनिटी पीरियड, प्रेजेंट वैल्यू फॉर इन्फिनिटी, इसको कह सकते हैं परपेच्युटी, परपेच्युटी, ईपीएस डिवाइडेड बाय डिजायर्ड रिटर्न, डिजायर्ड रिटर्न। जो कैश का इनफ्लो आएगा, ईपीएस को हम कैश इनफ्लो कहते हैं। तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे ईपीएस के प्लेस पे हम क्या कर दें, कैश इनफ्लो कहेंगे। कैश इनफ्लो कहेंगे, इसको हम कैश इनफ्लो कहेंगे। प्रेजेंट वैल्यू फॉर परपेच्युटी, इन्फिनिटी, कैश इनफ्लो कहते हैं। और यहाँ पे डिजायर रिटर्न कहते हैं, यहाँ पे डिजायर रिटर्न कहा जाता है। ठीक है, अब सुनिएगा, इस केस में आपको कैश का इनफ्लो क्या है, ईपीएस, 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 डिजायर रिटर्न, इन्वेस्टर का रिटर्न के, कंपनी की रिटर्न, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो आपको ये होता है, दिस इज द मार्केट प्राइस पर शेयर होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर, प्रेजेंट वैल्यू। तो मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टू ईपीएस डिवाइडेड बाय डिजायर रिटर्न। डिजायर रिटर्न आपको क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जब आपको कांस्टेंट हो तो इस तरह मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द इक्विटी निकाला जाता है। बताइए समझ आया कि नहीं। जब कांस्टेंट ईपीएस हो तो दिस इज द वे ऑफ कैलकुलेटिंग मार्केट प्राइस पर शेयर। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं वाला, ये वाला पॉइंट बताइए। हाँ जी, क्लियर हो गया। तो हमारी फर्स्ट केस तैयार हो गया, फर्स्ट केस हमारा कंप्लीट हो गया।
हाँ आगे बढ़ेगा अब ईपीएस। अब सेकेंड केस मैं बताने जा रहा हूं। व्हेन देयर इज कांस्टेंट ग्रोथ, अब आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो मार्केट की सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन ये प्रिडिक्शन किया जाता है। व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट ग्रोथ, अब इसको समझिए। यहां पे सपोज कीजिए आप इन्वेस्टर, आपको यहां पे इन्वेस्ट करनी है। यहां का मार्केट प्राइस पर शेयर आपको निकालना है, जो कि P0 कहा जाता है। यहां की डिविडेंड आपको क्या कहा जाता है, D0 कहा जाता है। यहां पे 0 पीरियड होता है। 1 साल के बाद हम मान के चलते हैं कांस्टेंट ग्रोथ है, कांस्टेंट ग्रोथ इन डिविडेंड, डिविडेंड में कांस्टेंट ग्रोथ आपका जी है, कांस्टेंट ग्रोथ जी है। अब यहां पे क्या हो जाएगा बताइए, D0 1 प्लस जी हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, 1 साल के बाद डिविडेंड, अब ये D1 हो जाएगा। 2 साल के बाद तो भाई D0 1 प्लस जी की पावर 2 हो जाएगा। फिर 3 साल में क्या हो जाएगा, D3 D0 1 प्लस जी की पावर 3 हो जाएगा। फिर 4 साल के बाद क्या हो जाएगा, D4 D0 1 प्लस जी की पावर आपका जी की पावर 4 हो जाएगा। 5 साल 6 साल 7 साल डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी पीरियड तक ऐसे ही जाएगा। इस केस में भी हम इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। अब सुनिएगा, अब सुनिए, क्या इन्फिनिटी तक पॉसिबल है निकालना? क्या इन्फिनिटी तक मार्केट प्राइस ऐसे निकालते जाना पॉसिबल है? नहीं है। तो इस केस में जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो दैट इक्वल टू मार्केट प्राइस पर शेयर आज की मार्केट प्राइस। तो आज की मार्केट प्राइस क्या होता है, ये होता है D0 1 प्लस जी, 1 साल के बाद की ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी। अल्टीमेटली हम क्या कहेंगे कि P0 इक्वल टू यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर P0 इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस जी, ये वाली आपकी मार्केट प्राइस हो जाएगा, ये वाली मार्केट प्राइस हो जाएगा। ये दिस इज द फॉर्मूला व्हेन देयर इज अ कांस्टेंट ग्रोथ। जब आपकी कांस्टेंट ग्रोथ होगा तो ये वाली फॉर्मूला हो जाएगी मार्केट प्राइस पर शेयर निकालने का, P0 निकालने का। नेक्स्ट हमारी वर्किंग कैपिटल की क्लास होगी बेटा, न्यू चैप्टर। वर्किंग कैपिटल में 3-4 चैप्टर है, वो मैं कराऊंगा। मार्केट प्राइस पर शेयर D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस जी, हाँ जी क्लियर हो गया ना। P0 इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस जी, ये वाली आपकी फॉर्मूला हो जाएगी बेटा दिस। हाँ जी, जब कांस्टेंट ग्रोथ होगा तो ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अब तीसरा केस मैं बताने जा रहा हूं आपको, तीसरा केस, थर्ड केस, थर्ड केस व्हेन देयर इज अ वेरिएबल ग्रोथ, व्हेन देयर इज वेरिएबल ग्रोथ,
मोस्ट प्रोबेबली खत्म करने की कोशिश करता हूं। व्हेन देयर इज अ वेरिएबल ग्रोथ, अगर वेरिएबल ग्रोथ है तो अब सुनिए, यहां पे कैलकुलेट मार्केट प्राइस पर शेयर व्हेन growth of first 3 years is G, thereafter growth is constant G1 for infinity period, infinity period। पहले 3 साल ग्रोथ आपकी जी है, उसके बाद ग्रोथ जीवन हो गया इंफिनिटी पीरियड तक। अब सुनिएगा यहाँ पे, उसके बाद ग्रोथ आपको अलग हो गया इंफिनिटी पीरियड तक। अब सुनिए आप, यहाँ पे पहले ग्रोथ जीवन था, उसके बाद ग्रोथ आपकी फर्क हो गई, उसके बाद ग्रोथ आपका ये हो गया। अब सुनिए, यहां पे एक आपका जीरो पीरियड है, जीरो पीरियड, जीरो पीरियड। अब यहां पे आपको D0 आपका है डिविडेंड, और P0 है मार्केट प्राइस पर शेयर। तो 1 साल के बाद जो ग्रोथ होगा उसको कहेंगे D1, D0 1 प्लस जी, फिर उसके बाद कहेंगे 2 D2, D0 1 प्लस जी, फिर उसके बाद कहेंगे D3, D0 1 प्लस जी की पावर 3, फिर उसके बाद कहेंगे 4 D4, D0 1 प्लस जी की पावर 3 तो था ही, इसके बाद जो ग्रोथ हो गया वो जीवन से हो गया, इसके बाद जो ग्रोथ हुई वो जीवन हो गई, और ये हो जाएगा 1 प्लस जीवन एक बार। और ऐसे 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी आएगा, ये अप टू इन्फिनिटी आएगा। तो क्या इन्फिनिटी तक की वैल्यू निकालेंगे हम? ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है इन्फिनिटी तक की वैल्यू निकालने। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे P3 निकालते हैं, यहाँ पे P3 निकालते हैं। और P3 का फॉर्मूला क्या होना चाहिए आप लोग बताइएगा, P3 का फॉर्मूला क्या बन सकता है, क्या होना चाहिए वो आप लोग बताएंगे। अब सुनिएगा, यहाँ पे मैंने कहा था, यहाँ पे प्लीज आप लोग कंसंट्रेट कीजिएगा। यहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ इन डिविडेंड, एक ही ग्रोथ था जो स्टार्टिंग से ही कांस्टेंट था, एक ही ग्रोथ था जो कि स्टार्टिंग से ही कांस्टेंट था। जब आप जीरो पीरियड का, यहाँ पे लॉजिकली सोचिए, जब जीरो पीरियड का आपने डिविडेंड प्राइस निकाला और स्टार्टिंग से ही ग्रोथ कांस्टेंट है, जब जीरो पीरियड की प्राइस आपने निकाला और स्टार्टिंग से ही ग्रोथ कांस्टेंट है, इसको समझना, स्टार्टिंग से ही ग्रोथ अगर कांस्टेंट है और जीरो पीरियड का आपने निकाला, तो यहाँ पे डिविडेंड हो गया D1 डिवाइडेड बाई KE माइनस जी। ये भी आपकी कांस्टेंट होता है, ये भी आपकी कांस्टेंट होता है। फर्क क्या हुआ, जब यहाँ पे जीरो पीरियड का निकाल रहे हैं तो ये D1 होता है, D1। अगर मान लीजिए P2 निकालते तो क्या होता, इसका मतलब दूसरे साल के बाद से ग्रोथ कांस्टेंट हो गई। P2 का मतलब, P2 कब निकलेगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला पे दूसरे साल के बाद से कांस्टेंट ग्रोथ हो गया। तो यहाँ पे D3 KE माइनस जी हो जाएगा। अगर उसी तरह मैं P3 निकालूंगा तो क्या होगा मार्केट प्राइस, प्लीज बताइएगा। P3 पे मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा, क्या फर्क होता है? ये तो भाई कांस्टेंट होता है, KE माइनस जी तो कांस्टेंट होता है। बताइए डिविडेंड कितना होगा, डिविडेंड कितना होगा? ओम, दीपो, विवेक, प्रिया, कंगना, बताओ बेटा
यहाँ पे कितना होगा, P3 के केस में D4 एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे D4 होगा। याद कीजिएगा यह फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जहां से ग्रोथ कांस्टेंट होगा, जिसके बाद से ग्रोथ कांस्टेंट होगा तभी अप्लाई होगा, अदरवाइज ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो सकता है। ओनली व्हेन ग्रोथ इज कांस्टेंट, जहां से ग्रोथ कांस्टेंट होगा वहां से, फ्रॉम वेयर देयर इज अ ग्रोथ इज अ कांस्टेंट, वहां से ही प्राइस होगा। तो आप बताइएगा यहाँ पे क्या प्राइस निकलेगा, बताइएगा आप। यहाँ पे प्राइस निकलेगा D4 डिवाइडेड बाई KE माइनस G, जब वेरिएबल करो। उस केस में हम क्या करेंगे, इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और इसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। दिस विल बी द P0 मार्केट प्राइस पर शेयर। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। वेरिएबल ग्रोथ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? हाँ जी बताएं आप, वेरिएबल ग्रोथ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी बताइए, वेरिएबल ग्रोथ क्लियर हुआ कि नहीं? हरप्रीत, प्रिया, दीपू, ओम, विवेक, कंगना, प्लीज बताओ बेटा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी क्लियर हो गया। हम एक क्वेश्चन करते हैं और ये आप लोग, मुझे विश्वास है कि आप लोग कॉपी कर रहे होंगे। क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन। A company is toying with the idea of declaring dividend. It is reported post-tax profit. Post-tax profit आपकी कितनी है? 2.4 लाख, 1 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर। हाँ, जहां से वेरिएबल होगा वहां, जहां से कांस्टेंट ग्रोथ होगा वहां का मार्केट प्राइस निकालेंगे। एक बात ध्यान देनी है, सुनिए यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में कहा कि भाई अर्निंग आपके पास कितनी है, 2,40,000 है। डिविडेंड कितनी आपको, डिविडेंड नहीं, नंबर ऑफ शेयर कितना है, 1 लाख है। 1 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है। द इन्वेस्टर नॉर्मली एक्सपेक्ट टू रिटर्न 12%। डिजायर्ड रिटर्न आपके पास कितनी है, डिजायर रिटर्न आपका 12% है फॉर अ कंपनी, मैंने ये आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका 12% है। व्हाट शुड बी मार्केट प्राइस पर शेयर इफ ऑल अर्निंग आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड। उन्होंने कहा कि डिविडेंड आपको सारे की सारी ईपीएस जो है वही डिविडेंड दे दिया गया, और 2,40,000 जब आपकी अर्निंग थी अब वहीं आपने डिविडेंड दे दिया, तो आपका कितना हो गया, 2.4 हो गया। और ये पैसा फर्स्ट केस में क्वेश्चन आपसे क्या पूछी गई है, व्हाट वुड बी द मार्केट प्राइस इफ ऑल अर्निंग्स वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड। सारे का सारे पैसा हम डिविडेंड देंगे तो मार्केट प्राइस क्या होगा। तो सारे का सारे पैसा अगर डिविडेंड देंगे तो मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा। अगर सारे की सारी पैसा हम डिविडेंड देंगे तो मार्केट प्राइस पर शेयर क्या होगा, प्लीज आप देखिए। आप यहाँ पे मार्केट प्राइस पर शेयर अगर सारे की सारी पैसा हम डिविडेंड दे देंगे तो भाई हमारे पास, ये तो आप लोग को समझ आया ना।
तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, पांचवें साल अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे डिविडेंड पर शेयर रुपीज 2.4, यहाँ पे 2.4, यहाँ पे भी 2.4, यहाँ पे भी 2.4, यहाँ पे भी 2.4, ये आपका। तो इस केस में मार्केट प्राइस पर शेयर का क्या फॉर्मूला बन सकता है, प्लीज बताइए। मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था जब आपकी डिविडेंड कांस्टेंट होता है तो ईपीएस डिवाइडेड बाई के, यही तो फॉर्मूला होता है ना। प्रेजेंट वैल्यू परपेचुइटी कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाई डिजायर रिटर्न, तो ईपीएस डिवाइडेड बाई के, तो ये फॉर्मूला आपको बनेगा यहाँ पे। तो मार्केट प्राइस पर शेयर उन्होंने कहा कि सारी डिविडेंड दे देते हैं डिवाइडेड बाई के ई। यहाँ पे 2.4 डिवाइडेड बाई के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका कितना है, 12% है। यहाँ पे 12% है, तो क्या मार्केट प्राइस होगा प्लीज बताइए। ₹20। हाँ जी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा। ₹20 मार्केट प्राइस होगा। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं है बेटा। ये मार्केट प्राइस पर शेयर होगा ₹20। हाँ जी, क्लियर है कि नहीं है बेटा। मार्केट प्राइस पर शेयर ₹20 हो गया। हाँ जी, क्लियर है बेटा। दिस योर मार्केट प्राइस पर शेयर। क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट। हाँ जी, क्लियर हो गया सारे बच्चों का। हरप्रीत, दीपू, प्रिया, कांगना, बताओ बेटा आप लोगों का क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, विल द मार्केट प्राइस बी लाइकली टू बी डिफरेंट इफ द डिविडेंड पे आउट रेशियो, यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 50% एंड बोथ अर्निंग एंड डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो कांस्टेंट। कांस्टेंट ग्रोथ रेट है 8%, कांस्टेंट ग्रोथ रेट है 8% से। उन्होंने सेकेंड पार्ट में क्या बोला, जो ईपीएस आपका ₹2.4 है, जो ईपीएस आपकी 2.4 है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो आपकी कितनी है, 50% है। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितनी है, 50%। और कांस्टेंट ग्रोथ कितनी है, ग्रोथ आपकी 8%, हमेशा के लिए ग्रोथ 8%। तो इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था बेटा, इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था P0 D1 KE माइनस G। D1 इक्वल टू क्या बताया था, D0 1 प्लस G। तो D0 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे D0 कितना हो जाएगा, प्लीज देखिएगा यहाँ पे D0। उन्होंने कहा कि 50% डिविडेंड पेमेंट कर रहे हैं, तो 50% ऑफ ₹2.4, ये ₹1.20 हो जाएगा, 1.20। आप बताइए यहाँ पे D1 कितना हो जाएगा, D1 प्लीज बताइए, यहाँ पे D1 कितना होगा, D1 आपको यहाँ पे D0 दिया हुआ है, तो D0 आपकी दी हुई है 1.20, 1 प्लस G, G की ग्रोथ रेट कितना है, 0.08, 1.2 इंटू ये हो जाएगा आपका 1.296। अब यहां पे हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर।
1.296 के का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में दिया हुआ है 12%। 12% क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1.2 ग्रोथ रेट कितनी है? 0.08। अब बताइए कितना आंसर हो जाएगा? 1.296 0.04। 32.4, ये 32.4 आंसर हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? 32.4। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को? क्लियर हो गया वाला पॉइंट? 32.4। हाँ जी, क्लियर हो गया? $32.40 क्लियर हो गया? $32.40 क्लियर हो गया? चलिए अब तीसरा केस देखते हैं क्वेश्चन में। Will the position second change if investor believe that earnings and dividend will grow 10% per annum? Earning and dividend growth है कितना परसेंट है? 10% पर annum for next 2 years। 2 साल 10%, उसके बाद ग्रोथ कांस्टेंट हुआ है। देयर आफ्टर 4% पर annum देयर आफ्टर, उसके बाद हमेशा के लिए कितना परसेंट हो गया? 4%। अब आपको यहां पे तीसरा पार्ट, ग्रोथ फॉर 2 ईयर 10%, देयर आफ्टर ग्रोथ आपकी 4% हो गई, उसके बाद ग्रोथ कांस्टेंट हो गया 4% से, उसके बाद ग्रोथ कांस्टेंट हो गया 4% से। अब बताइए यहां पे ग्रोथ फॉर 2 इयर्स आपकी कितनी है? 10%, देयर आफ्टर ग्रोथ 4% है। अब प्लीज इसको समझिए, आपके पास ईपीएस कितना था? 2.4। डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना था? 50%। तो डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया? 50% ऑफ ₹2.4, ये हो जाएगा 1.20, और इसको कहते हैं D0 कहते हैं। तो D1 क्या होगा बताइएगा आप? D1 बताएंगे आप कितना होगा? D1 D0 1 प्लस G, तो कितना हो जाएगा ये? D0 1 प्लस G। सुनिए, D0 1 प्लस G, तो D0 1.20 है, 1 प्लस 0.10, तो D2 कितना होगा? D1 में फिर 1 प्लस G, तो D1 कितना आएगा? प्लीज देखो, हर एक साल ग्रोथ 1.2 इंटू 1.1, यहां पे हो जाएगा 1.32। ये जो एक साल के बाद ग्रोथ आएगा उसमें फिर ग्रोथ 1.32, 1 प्लस 0.10 इंटू 1.1, तो 1.452। D3 कितना होगा? D3 का मतलब D2 1 प्लस G, D2 1 प्लस 3, तो यहाँ पे 1.452 1 प्लस, भाई पहले 2 साल 10% से था ग्रोथ, पहले 2 साल ग्रोथ 10% से था, अब ग्रोथ चेंज हो गई, अब ग्रोथ कितनी परसेंट हो गई? 4%।
पहले 2 साल ग्रोथ 10% से था, अब ग्रोथ कितनी हो गई 4%, तो यहाँ पे 0.04 रखेंगे इंटू 1.04, तो ये हो जाएगा 1.51। अब सुनिए, यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं, प्लीज आप लोग देखो टेबल को, ये ग्राफ को। सर यहाँ पे आपने D0 पेमेंट किया 1.20, P0 का मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर। यहाँ पे अगर शेयर खरीदेंगे तो पहले साल आपको डिविडेंड मिलेगा 1.32, दूसरे साल डिविडेंड मिलेगा 1.452, तीसरे साल आपका डिविडेंड मिलेगा 1.51, इसके बाद अप टू इन्फिनिटी तक ग्रोथ 4% होगा, इसके बाद अप टू इन्फिनिटी तक ग्रोथ 4% होगा। क्या इन्फिनिटी तक निकालते जाएंगे हम? क्या ये पॉसिबल है कि इन्फिनिटी तक निकालते जाएंगे? नहीं जी, नहीं निकाल पाएंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे P2 निकालना पड़ेगा। P2 का क्या फॉर्मूला हो सकता है, प्लीज बताइएगा। P2 का क्या फॉर्मूला बन सकता है? D3 KE माइनस G, ये फॉर्मूला बन सकता है P2 का। P2 का फॉर्मूला क्या बन सकता है? D3 KE माइनस G, D3 KE माइनस G, ये फॉर्मूला बन सकता है P2 का। तो P2 का ये फॉर्मूला बनाने के लिए आप बताइए कितना होगा? ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये या इसके बाद जितना भी आएगा सबका प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ये सबका प्रेजेंट वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। तो P2 क्या होगा? D3 KE माइनस G, D3 1.51, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.12, 12% है, ग्रोथ रेट 0.04, जो लास्ट वाला ग्रोथ होगा वही लिखेंगे 0.0। तो आपको यहाँ पे 1.51 डिवाइड 0.08, तो ये 18.875। अल्टीमेटली आप क्या समझेंगे? यहाँ पे आप शेयर खरीद रहे हैं, पहले साल में आपको 1.32 मिला, दूसरे साल में आपको 1.452 और दूसरे साल का ये D1 हो गया, ये आपका D2 हो गया, ये आपका P2 हो गया। P2 कितना आ गया था? 18.875, और तीसरे साल में जो भी मिला D3 मिला 1.51, ये चौथे साल में कुछ मिलेगा, पांचवें साल में मिलेगा, इन्फिनिटी पीरियड तक जाएगा। ये P2 क्या रिप्रेजेंट करता है? P2 ये जो मिला वो उसका प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ जो मिला है उसका प्रेजेंट वैल्यू, यहाँ मिला इतना प्रेजेंट वैल्यू, इतना मिला, सबका प्रेजेंट वैल्यू इन्फिनिटी पीरियड तक का प्रेजेंट वैल्यू। अब बताइए, ये सबका जो प्रेजेंट वैल्यू होगा उसको इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू, इसका प्रेजेंट वैल्यू, ये सारे की प्रेजेंट वैल्यू को आपको P0 कहेंगे, सारे की प्रेजेंट वैल्यू को P0 कहेंगे। तो आप बताइए करंट मार्केट प्राइस पर शेयर क्या हो सकता है? करंट मार्केट प्राइस पर शेयर, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर आपको होगा, प्लीज आप कंसंट्रेट कीजिएगा यहाँ पे, D1 1 प्लस KE, D2 1 प्लस KE का x², फिर P2 भी दूसरे साल भी आया ना, 1 प्लस KE का x², तो 1.32 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12, 1.452 डिवाइडेड बाई
1 प्लस 0.12 की पावर 2, अब देखिए प्लस 18.875 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12 की पावर 2। अब देखिए ये दोनों एक का पावर सेम होता है, तो इसलिए हम दोनों को ऐड करके लिख लेते हैं, दोनों को ऐड करके लिखते हैं। देखिए तो P0 क्या होगा, प्लीज देखिएगा, P0 1.32 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.12, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों को ऐड करके एक बार लिख देते 1.452 प्लस 18.875 होल डिवाइडेड बाई 1.12 की पावर 2। तो पहले केस में कितना हो जाएगा, 1.17857, 1.452 प्लस 18.875 डिवाइड 1.12 डिवाइड 1.12, दो बार डिवाइड करो, प्लस 16.20455 डबल लाइन, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17.38, ये आंसर आ जाएगा। अल्टरनेटिव वे से क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव वे से हम कैसे कर सकते हैं, प्लीज देखिए, यहां पे हम लिखेंगे ईयर, यहां पे 1 साल, यहां पे 2 साल। कैश इनफ्लो पहले साल में 1.32 आया, दूसरे साल में 2 आया, 1.452 प्लस 18.875, 1.32 यहाँ पे देखिएगा, 1.452 प्लस 18.875, तो ये 20.327। यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालते हैं एट द रेट ऑफ 12%। तो आप बताइए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12% हो गया, तो एट द रेट ऑफ 12% जब हो जाएगा तो यहाँ पे 0.893, जीरो पॉइंट 751, 793 होता है आई थिंक, 797। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, सपोज कीजिए ए है और यह बी है, तो ए इंटू बी, वन 1.17876, 20.327 इंटू 0.797,
16.20, दोनों को हम ऐड करेंगे। प्रेजेंट मार्केट प्राइस पर शेयर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्लस 1.17876, 17876, 17 पॉइंट, यहाँ पे भी 70.379, दैट इक्वल टू 17.38। तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं मार्केट प्राइस पर से। हाँ जी बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? हाँ जी बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं? समझ आया कि नहीं? क्लियर है? समझ आ गया? कोई प्रॉब्लम? चलिए, हमारी ये कंप्लीट हो गया डिविडेंड पॉलिसी। आप लोग प्रैक्टिस करना इस क्वेश्चन को। ओके, थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में टाइम वैल्यू ऑफ मनी शुरू करूंगा बेटा। टाइम वैल्यू मनी का 1-2 क्लास होगा, उसके बाद वर्किंग कैपिटल शुरू होगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी नेक्स्ट क्लास में टाइम वैल्यू ऑफ मनी शुरू होगा। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर। गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। कल सुबह मिलते हैं फिर, कल सुबह फिर मिलते हैं।